चलो बच्चों, कल मैंने आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाया था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाया था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता था, जल्दी से क्विक रिकैप। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता था कि वेट ऑफ द लिक्विड, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल कब लगता है, कब लगता है बेटा यशस्वी? आर्किमिडीज प्रिंसिपल कब लगता है? रीड आउट करके बताओगे बच्चों? आर्किमिडीज प्रिंसिपल कब लगता है? तो हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब किसी लिक्विड के अंदर आप डालोगे तो इट विल एक्सपीरियंस एन अप थ्रस्ट। बच्चों ये अप थ्रस्ट एक एक्सपीरियंस करेगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको अगर आप किसी लिक्विड के अंदर डालोगे तो इट विल एक्सपीरियंस एन अप थ्रस्ट। इसी अप थ्रस्ट को वी नेम इट एज बायएंड फोर्स। इसी अप थ्रस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बायएंड फोर्स। ये जो अप थ्रस्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर डालोगे तो सम वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द लिक्विड। सम वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी डिस्प्लेस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट से कुछ वॉल्यूम बाहर गिरेगा पानी का। जैसे ही इसके अंदर ऑब्जेक्ट डालोगे वो बाहर पानी का वॉल्यूम गिरेगा। तो बाहर जितना वॉल्यूम गिरा उसका जो वेट होता है, दैट वेट इज इक्वल्स टू बायएंड फोर्स। तो हमने यही कहा था कि बायएंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड displaced by the object. Buoyant force is equal to the weight of the fluid displaced by the object. ठीक है, is equals to weight of the fluid displaced by the object. Buoyant force किसके इक्वल होता है? weight of the fluid that is displaced by the object. क्लियर है? और कर हमने इसको निकाला था बच्चों कि अगर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम v है तो कितना वेट वो डिस्प्लेस कराएगा, कितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस कराएगा? v के बराबर। अरे जैसे किसी ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम है और जब तुम इसको पानी के अंदर डालोगे तो जितना वॉल्यूम होगा उसी के बराबर पानी बाहर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? वॉल्यूम मतलब क्या होता है? वॉल्यूम मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो जब आप वाटर के अंदर डालोगे तो उसको उतना स्पेस ऑक्युपाई करना पड़ेगा, उतना स्पेस वो ऑक्युपाई करेगा। तो जितना स्पेस वो ऑक्युपाई करेगा उतना स्पेस बाहर गिरेगा, उतना वाटर बाहर गिरेगा। तो बच्चों ये फ्लूइड कितना बाहर गिरेगा? तो जितना वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है, जितना वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है। फिर मैंने बताया था बच्चों, लेकिन हमें क्या चाहिए? जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है। लेकिन हमें तो इसका वेट चाहिए था। तो वेट के लिए क्या करें? वॉल्यूम में अगर डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा? मास। मास मिल जाएगा। बताया था ना। और डेंसिटी किसका? लिक्विड का। ठीक। और उसके बाद बच्चों इसमें ये m आ गया इंटू जी कर दें तो यही क्या हो जाएगा? बायएंड फोर्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये लास्ट क्लास में बताया था। तो ये तो इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया था कि कई बार आप देखते हैं कि ऑब्जेक्ट पूरी तरह से डूबा नहीं होता है, उसका कुछ वॉल्यूम अंदर होता है पानी के और कुछ वॉल्यूम बाहर होता है। तो उस सिचुएशन में जब ऑब्जेक्ट पूरी तरह से डूबा नहीं है तो इसका फॉर्मूला होता है रो इंटू वी इमर्ज इंटू जी। रो इंटू वी इमर्ज इंटू जी। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? वी इमर्ज का मतलब क्या है? वी आई एम क्या है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इनसाइड द फ्लूइड या इनसाइड द लिक्विड। क्योंकि जितना अंदर होगा उतना ही तो वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा ना लिक्विड का। तो बेटा इसीलिए वी इमर्ज क्या है? जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, तो जितना अंदर जाएगा उतना। अगर पूरा डूब जाएगा तो पूरा वॉल्यूम अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन जब आधा डूबा होगा तो आधा डूबा होगा ये तो यहाँ पे 0.5 भी लिया जाएगा। अब जैसे मान लो 30% डूबा होगा तो 0.3 भी लिया जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं बात को? मतलब कितना डूबा है वो वाला पोर्शन आपको यहाँ पे लेना है। ये लास्ट क्लास तक की बात थी। ठीक है ना, लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक करा था। जल्दी से क्विक रिकैप दे दिया क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अब चलो इसके बाद इसी में लिखो लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, कोई भी वस्तु कब तैरेगी ये हमें डिसाइड करना है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन मींस वी हैव टू डिसाइड कि ऑब्जेक्ट कब तैरेगा। बच्चों ऑब्जेक्ट कब तैरेगा? तो सोचो ऑब्जेक्ट कब तैरेगा। तो बच्चों आप जानते हैं कि नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है नीचे की तरफ? बच्चों नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटी। नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगता है? जैसे किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर मैं डाल रहा हूं, ठीक है बच्चों,
तो इस पे दो फोर्स लगेगा, वन फोर्स विल बी ग्रेविटी, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नहीं नहीं बेटा नहीं, वन फोर्स विल बी ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी m इंटू जी, लगेगी ना। दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा इसके ऊपर, बायएंड फोर्स, F इंटू बी। बेटा क्या लगेगा दूसरा, F इंटू बी। दूसरा फोर्स क्या लगेगा, F इंटू बी। तो इफ ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग, इफ ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग, इफ ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग, अब यदि ऑब्जेक्ट तैर रहा है, फ्लोटिंग, if object is floating, be it fully immersed or partially immersed, if object is floating, be it fully immersed or partially immersed, अगर ऑब्जेक्ट तैर रहा है, चाहे पूरा डूब के तैर रहा है या आधा डूब के तैर रहा है या पार्शियली डूब के तैर रहा है, इन ऑल द कंडीशन द FB should be equal to mg, the magnitude of FB should be equal to mg, in all the condition the magnitude of buoyant force should be equal to the weight of the object। क्लियर है ये? अरे सोचो ना, कॉमन सेंस है ये कि बेटा अगर mg भारी रहेगा तो ऑब्जेक्ट नीचे डूब जाएगा, अगर F ज्यादा रहेगा, F जैसे ज्यादा रहेगा तब तो तैरेगा ही, तो अगर तैरना है तो इसके किसके बराबर होना चाहिए, F बराबर mg के होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोग को, बायएंड फोर्स शुड बी इक्वल टू mg। तो बच्चों इसी को ज्यादा सिंप्लीफाई किया गया इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इसको आगे सॉल्व किया गया, तो आप लोग को सॉल्व नहीं करना है, मैं जो बातें बता रहा हूं वो ध्यान देना है। इसमें कैसे आप डिसाइड करोगे, तो बच्चों देखो, इसको जब फर्दर सॉल्व किया गया, इसी को तो कुछ कंडीशन निकल के आया, कंडीशन निकल के आया, वो कंडीशन आप लोग याद रखेंगे। पहला कंडीशन बच्चों कि जब रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी आप लोग जानते हैं क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या लिक्विड, ठीक है ना। तो बच्चों रिलेटिव डेंसिटी अगर लेस देन 1 है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है वैसे, रिलेटिव डेंसिटी इज सिग्मा अपॉन रो, सिग्मा इज व्हाट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, रो इज व्हाट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और आरडी मतलब रिलेटिव डेंसिटी, समझ में आ रहा है, आरडी मतलब रिलेटिव, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो बेटा अगर आरडी की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब आप क्या समझते हो, डिनोमिनेटर बड़ा होगा या न्यूमरेटर, आरडी की वैल्यू, ये फ्रैक्शन है ना आरडी, इसकी वैल्यू लेस देन 1 है तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा या न्यूमरेटर, कौन बड़ा होगा, डिनोमिनेटर। बेटा अगर ये फ्रैक्शन 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बड़ा है ना न्यूमरेटर से, अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आरडी लेस देन 1 कब आएगा, व्हेन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या लिक्विड। तो बच्चों पहले वाले केस में आरडी लेस देन 1 में ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी, तो बच्चों इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, इस सिचुएशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट विद सम वॉल्यूम, with some volume, with some volume outside the liquid, object will float with some volume outside the liquid, object will float with some volume outside the liquid, समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट विथ सम वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड, समझ में आ रहा है आपको। जैसे एग्जांपल बताता हूं, जैसे एग्जांपल देखो इसका एग्जांपल, जैसे बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा वाटर की डेंसिटी, क्योंकि ज्यादातर केस में आपको वाटर की डेंसिटी नहीं दी रहेगी, तो वाटर की डेंसिटी, ये रो डब्ल्यू मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर, ये क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर में लिख रहा हूं, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आपको याद रहनी चाहिए, ये आपको पक्का याद रहनी चाहिए। मैं अलग अलग टर्म्स में इसको लिखता हूं, तो एसआई यूनिट में होता है ये 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये एसआई यूनिट में होता है। ऊपर मास होता है, नीचे क्या होता है, वॉल्यूम। बच्चों इसका और डेंसिटी, इसी को 1000 को ग्राम में बदलो और मीटर क्यूब को लीटर में, या मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसका डेंसिटी निकल के आता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में बदलोगे और केजी को ग्राम में, तो यही डेंसिटी निकल के आती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है, तो इसको ये भी कह सकते हो 1 ग्राम पर ml। ये सब वाटर की डेंसिटी अलग अलग यूनिट में। बेटा वॉल्यूम की यूनिट मिलीलीटर भी हो सकती है, वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकती है। क्लियर? बेटा ये याद रखना है, डेंसिटी ऑफ वाटर कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको याद रखना है, ठीक। वाटर का कितना 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट पे करा दे रहा हूं, तो मैं यहां से डिलीट करूं। बस वाटर की डेंसिटी लिख लो और याद रखना इसको, इसको बोल सकते हैं 1 kg पर लीटर भी होता है, ठीक है ना। तो एक बार याद रखना इसकी डेंसिटी। हो गया, आगे चलूं बच्चों, आगे। ठीक है, इधर ध्यान दो, लिख लिया सबने? डन। ठीक। अब सुनो ध्यान से, एक वुड है, लकड़ी है, ठीक है ना, वुड। इसका डेंसिटी है 600 kg पर मीटर क्यूब। तो बच्चों ये फाइंड वेदर इट विल फ्लोट और सिंक इन वाटर। क्वेश्चन लिखो, फाइंड वेदर इट विल फ्लोट और सिंक इन वाटर। फाइंड वेदर इट विल फ्लोट और सिंक इन वाटर। ये पता लगाओ कि ये फ्लोट करेगा या सिंक करेगा पानी के अंदर। इसका क्या होगा? फाइंड वेदर इट विल फ्लोट और सिंक इन वाटर। फाइंड वेदर इट विल फ्लोट और सिंक इन वाटर। लास्ट में आ रहा है। हो गया, डन। बेटा बताओ क्या करेगा, फ्लोट करेगा या सिंक करेगा? क्या करेगा? अरे डेंसिटी निकालो ना, रिलेटिव डेंसिटी। तो कितना है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी? कितनी है? 600। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है? 600। और वाटर की डेंसिटी कितनी है? वाटर की डेंसिटी कितनी है? देखो, अगर यहाँ केजी मीटर क्यूब है ऑब्जेक्ट का, तो वाटर की डेंसिटी भी केजी पर मीटर क्यूब में ही लोगे। तो पर मीटर क्यूब में देखो वाटर की डेंसिटी क्या बताए हैं? 1000। सार्थक, अश्विन? Yes, sir. हाँ, तो इसको कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 6/10, तो इसको क्या लिख सकते हो? 0.6। बताओ एक से कम आया कि नहीं आया? एक से आया, तो इसका मतलब इट विल फ्लोट इन वाटर। ये फ्लोट करेगा। अब एक बात ध्यान दो, यहां मैंने बोला कि अगर आर डी की वैल्यू एक से कम आई तो इट विल फ्लोट, बट इट सम वॉल्यूम विल बी आउटसाइड द लिक्विड। इसका कुछ वॉल्यूम लिक्विड के बाहर भी होगा। तो इसका कितना वॉल्यूम लिक्विड के बाहर होगा? तो याद रखना, 0.6 है ना, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से। तो इसमें 60 कितना आएगा? 60। तो 60% वॉल्यूम, 60% वॉल्यूम will be inside the fluid, will be inside the water। मतलब ये तैरेगा तो सही, लेकिन इसका 60% वॉल्यूम वाटर के अंदर होगा और 40% वॉल्यूम विल बी आउटसाइड द वाटर। समझ में आ रहा है बात? रिलेटिव डेंसिटी आपको ये भी इंफॉर्मेशन देता है कि कितना पार्ट अंदर रहेगा और कितना पार्ट बाहर रहेगा। समझ में आ रहा है? क्लैरिटी है बेटा? Excuse me, sir. यस बेटा। सर जैसे आपने कहा रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम होनी चाहिए। टू फ्लोट मीन्स टू पार्शियली फ्लोट, यस सर। ज्यादा सर भी हो फ्लोट, सकते हैं। और सर अगर 1 होगी तो सर फ्लोट करेगा या सर सिंक? वो आगे बताएंगे बेटा, दूसरा केस है। वैसे 1 होने पे भी फ्लोट करेगा, लेकिन इट विल बी फुल्ली इनसाइड द लिक्विड, मतलब कंप्लीटली, इट विल बी कंप्लीटली सबमर्ज इन लिक्विड, स्टिल इट विल फ्लोट। मतलब अगर आप अंदर जहां उसको छोड़ दोगे वहीं पे रहेगा, नीचे बॉटम में नहीं जाएगा। अभी आगे बताएंगे, ठीक है। अभी तो बारी 3 केस है इसका, आर डी लेस देन 1, आर डी इक्वल टू 1, आर डी ग्रेटर देन 1। 3 अलग अलग केस आपको नेचर में मिलेंगे। तो हर बार जैसे क्वेश्चन में आपको मास देगा, डेंसिटी निकाल के हर बार चेक करना होगा। यही आपसे क्वेश्चन ज्यादातर आता है।
कि पता लगा ये फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर? इधर ध्यान दो, एक और क्वेश्चन। बच्चों आपको पता होगा कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। पता है आपको? नहीं पता? डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, नहीं पता है ना? नहीं पता है तो आज जान लो जीवन में। रो आइस होता है 998 केजी पर मीटर क्यूब, और रो वाटर अभी मैंने पीछे लिखा है कितना होता है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा बताओ, सॉलिड स्टेट की डेंसिटी ज्यादा होती है कि लिक्विड स्टेट की? सॉलिड सर की? सॉलिड। सॉलिड की। ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन समझते हो? मतलब जो रूल से हटके हो, है ना? नॉर्मली क्या होता है कि सॉलिड स्टेट की डेंसिटी लिक्विड स्टेट से ज्यादा होती है, लेकिन इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि सॉलिड स्टेट की डेंसिटी आइस की डेंसिटी लिक्विड से कम है। अगर ऐसा नहीं होता तो आइस लिक्विड के अंदर तैरता नहीं, वाटर के अंदर तैरता नहीं। अगर आइस का डेंसिटी वाटर से कम नहीं होता तो वाटर के अंदर आइस तैरता नहीं ना, लेकिन आइस पानी के अंदर तैरता है। देखा है आपने? तैरता है कि नहीं तैरता है? नहीं देखा है? आइस वाटर के अंदर तैरता है। क्यों तैरता है? इसका रिलेटिव डेंसिटी निकालो आइस का। आइस का रिलेटिव डेंसिटी आएगा 998 अपॉन 1000, आएगा कि नहीं आएगा? इसको सॉल्व करोगे ये कितना आएगा? 0.998 आएगा। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करो तो 99.8% आएगा। मतलब आइस लिक्विड के वाटर के ऊपर तैरता है, बट 99.8% वॉल्यूम will be inside the water, will be inside the water, will be inside the water. Clear? 99.8% volume will be inside the water. पक्का ना? मैं कोई इमेज देख रहा था जिसमें आपको दिखा पाऊं। जैसे कभी तैरते हुए देखा है कि नहीं? देखो जैसे ये तो डायग्राम है, लेकिन ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, ये एनिमेटेड डायग्राम है। देखा है इसको फ्लोट करते हुए? ये ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं जाता ग्लास के। ठीक है ना? और देखता हूँ कुछ अगर हो तो रियल डायग्राम, जैसे यहाँ देख लो, इट इज अ मोर रियलिस्टिक पिक्चर। आइस ऊपर ही रहता है, देखा है कि नहीं देखा है? बहुत पिटोगे तुम। ठीक है, इधर देखो। देखो आइस का ऊपर जो हिस्सा दिख रहा है उसको देखो, ऊपर जो हिस्सा दिख रहा है, आइस का 99.8% वॉल्यूम पानी के अंदर होता है, केवल 0.2% वॉल्यूम पानी के बाहर होता है, ओनली 0.2%। समझ में आएंगे नहीं आया? इसीलिए जैसे बोलते हैं कि आइस अगर मेल्ट कर जाए तो वाटर के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मैं ऐसे बता रहा हूँ। बाकी क्लियर है कि नहीं? क्लैरिटी है कि नहीं? इसीलिए आइसबर्ग जो होता है उसका केवल टिप दिखता है। पता है आपको? आइसबर्ग जानते हो कि नहीं जानते हो? आइसबर्ग जानते हो? अरे बताओ। यस। हाँ, आइसबर्ग जानते हो ना? देखो इधर ध्यान से दिखाता हूँ डायग्राम। देखो एक आइसबर्ग होता है ना,
उसका 99.8% लगभग हिस्सा पानी के अंदर होता है। दिस इज मोर रियलिस्टिक पिक्चर, सी इट। देख रहे हो, ये बाहर से देखोगे तो तुम्हें बस छोटा सा दिखेगा, लेकिन पानी के अंदर कितना बड़ा है। इसीलिए तो टाइटेनिक डूब गई। टाइटेनिक क्यों डूब गई बच्चों? जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो टाइटेनिक, पता है ना तुम्हें, बहुत बड़ी जहाज थी, अपने समय की सबसे बड़ी जहाज। तो जब टाइटेनिक देखा इन्होंने कि अरे ये तो सामने छोटा सा बर्फ का टुकड़ा है, हमारी जहाज तो इतनी बड़ी है, ये मेरा क्या ही कर लेगा। बस वो लोग पास गए तो पता चला ये पूरा का पूरा टुकड़ा नहीं था, बर्फ का माउंटेन था, एक आइसबर्ग था। लेकिन इट वॉज टू लेट। जब वो पास गए तो बहुत लेट हो चुका था। वो टर्न नहीं कर पाए, इससे टकराया और रेकेज हो गया, बीच से टूट गया, टाइटेनिक टूट गया और सिंक हो गया। समझ आया कि नहीं? इंग्लिश में एक फ्रेज होता है, तुम्हें पता है? इंग्लिश में एक फ्रेज होता है, उसको हम बोलते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। क्या बोलते हैं? टिप ऑफ द आइसबर्ग। टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये फ्रेज फिजिक्स से आया है। कैसे? ये क्या है? टिप ऑफ द आइसबर्ग। जब कोई नई डिस्कवरी होती है तो कहा जाता है कि इट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, मतलब अभी इसके कॉन्सिक्वेंस बहुत ज्यादा होने वाले हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो एक कहने का तरीका होता है कि अभी जो डिस्कवरी हुई है, इट इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग, मतलब काफी चीजें स्टिल टू बी एक्सप्लोर्ड। समझ रहे हो कि नहीं? या कोई गिरफ्तार होता है किसी केस में, भ्रष्टाचार करप्शन में, तो कोई एक बंदा गिरफ्तार होता है तो उसमें कहा जाता है कि इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, मतलब ये मेन कल्प्रिट्स आने बाकी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये फ्रेज कहां से है? फिजिक्स से है, देख रहे हो? टिप ऑफ द आइसबर्ग। समझ रहे हो कि नहीं? 99.8% वॉल्यूम ऑफ द आइस इज इनसाइड। समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लैरिटी बच्चों? 9th वाले बच्चों, ठीक है? क्लियर है ना? तो यस आइस सर। वाटर पे फ्लोट करता है, 99.8% वॉल्यूम उसका इनसाइड द वाटर होता है। क्लियर? रिलेटेड पहला क्या समझ में आया? जैसे तुमने ये भी देखा होगा, एक क्वेश्चन बहुत फेमस, कि व्हाई डेड बॉडी फ्लोट बट लाइव बॉडी सिंक इन वाटर। डेड बॉडी, जिंदा जो शरीर होता है वो पानी के अंदर डूब जाता है, लेकिन मरा हुआ शरीर पानी के अंदर तैरता है, ऐसा क्यों? पता है तुम्हें? क्योंकि बोझ सारा जिंदगी का ही होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान दो क्यों तैरता है, इसका क्यों जिंदा इंसान क्यों डूब जाता है? क्योंकि बेटा जब वो उसका, जब वो सांस लेता है ना तो इनहेल करता है वाटर, तो वाटर को इनहेल करता है तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है। ठीक है कि नहीं? जैसे देखो तुम स्विमिंग पूल में नहाते हो, तो स्विमिंग पूल में जब ट्यूब लगा लेते हो तो तुम तैरते हो कि नहीं तैरते हो? तो ट्यूब लगा के तुमने क्या किया? डेंसिटी बढ़ाई ना अपनी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो ट्यूब लगाने से क्या हो गया? वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो तुम्हारी डेंसिटी कम हो गई, तो तुम फ्लोट करने लगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो जब वो पानी को इनहेल करता है तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, इसीलिए वो सिंक हो जाता है। कुछ समय बाद क्या होता है? उसकी बॉडी जो है स्वेलअप होती है, फूलती है, क्योंकि उसके इंटरनल ऑर्गन सब सड़ते हैं मरने के बाद। जब मरने के बाद जब उसके इंटरनल ऑर्गन सड़ते हैं, बॉडी स्वेलअप होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है, वो सरफेस पे आ जाए। समझा? इसीलिए डेड बॉडी क्या करती है? फ्लोट करती है। समझ गया? ये सब क्लियर है ना तुम लोग को? अच्छा बताओ, ये चेक कर लोगे कि नहीं, कौन सी चीज डूबेगी, कौन सी चीज तैरेगी? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर एक से कम आया तो डूबेगी और मतलब तैरेगी, लेकिन कुछ हिस्सा अंदर कुछ हिस्सा बाहर। अगर दूसरा केस इसी के अंदर, अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 आ गया, अगर रिलेटिव डेंसिटी आरडी की वैल्यू 1 आ गई, तो लिखो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट विद ऑल द वॉल्यूम इनसाइड द वाटर। इनसाइड द फ्लूइड बोल सकते हो। इनसाइड द फ्लूइड विद ऑल द वॉल्यूम इनसाइड द फ्लूइड। ठीक है ना? मतलब जैसे ही तुम ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर डालोगे, तो ऐसा कब होगा? RD1 होने का मतलब क्या है? RD1 कब होगा? RD का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा अपॉन रो। तो मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी बराबर होगी। ऐसा जब हो जाएगा, ये बहुत रेयर होना है,
लेकिन फिर भी अगर ये हो जाता है, ये रेयर बहुत है कि ऑब्जेक्ट और लिक्विड की डेंसिटी एग्जैक्टली मैच कर जाए। अगर ऐसा हो गया तो ऑब्जेक्ट को जहां छोड़ दोगे, मान लो मैंने ऑब्जेक्ट लिया, पानी के अंदर हाथ डाल के छोड़ दिया, इसको जहां छोड़ दोगे वहीं पर रहेगा। अगर तुमने बीच में छोड़ा यहाँ रहेगा, अगर मान लो तुमने ऊपर छोड़ दिया, तब ऊपर छोड़ दिया तो जस्ट नीचे जाके तैरेगा। अगर किसी ने बोले कि सर मैंने जस्ट ऊपर ही छोड़ दिया, तो ये पानी के अंदर जाएगा और तैरेगा। इसका सारा का सारा वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड होगा, लेकिन स्टिल इट विल फ्लोट। क्लियर? क्लैरिटी? कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये बहुत रेयर केस है बट स्टिल, ठीक है ना, 100% वॉल्यूम विल बी इनसाइड। थर्ड केस याद रखो, आर डी इज ग्रेटर देन 1। देखो ऊपर के दोनों ही केसेस में, ऊपर के दोनों ही केसेस में एफ बी वॉज इक्वल टू एम जी, ठीक है ना, तभी वो तैर रहा था। समझ में आएंगे नहीं? ऊपर के दोनों ही केसेस में एफ बी वॉज इक्वल टू एम जी, मतलब एफ बी इतना सफिशियंट था कि वो एम जी को बैलेंस कर पा रहा था। लेकिन नीचे वाले केस में ऑब्जेक्ट विल सिंक, ऑब्जेक्ट विल सिंक, ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। अगर रिलेटिव डेंसिटी एक से ज्यादा है, मतलब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, इन दैट केस ऑब्जेक्ट विल सिंक। लेकिन ऑब्जेक्ट सिंक करेगा लेकिन उसके वेट में कमी हो जाएगी। वेट में कमी हो जाएगी क्यों? ऑब्जेक्ट विल सिंक लिख लिया, थर्ड केस लिख लिया ना। इधर ध्यान दो, ऑब्जेक्ट सिंक, जैसे देखो पहले केसेस में क्या हो रहा था, बायंट फोर्स वाज सफिशिएंट इनफ टू कैंसिल आउट द वेट। लेकिन अब के केस में क्या है, वेट बहुत ज्यादा है। अब के केस में वेट बहुत ज्यादा है और उसको बायंट फोर्स इक्वल नहीं कर सकता। और अब की बार mg इज ग्रेटर देन बायंट फोर्स, ठीक है ना। तो आपकी बार ये रुकेगा तो नहीं, mg बड़ा है नीचे गिर जाएगा, लेकिन इसके वेट में लॉस हो जाएगा। वेट में लॉस हो जाएगा। जैसे अगर तुम वेइंग मशीन पे इसका वेट निकालोगे तो वेट कितना आएगा, लॉस इन वेट, कितना इसका वेट लॉस होगा। जैसे अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने एक बार स्प्रिंग बैलेंस लिया, स्प्रिंग बैलेंस जानते हो तुम लोग बच्चों, स्प्रिंग बैलेंस ऐसे हुक टाइप का होता है, यहाँ पे ऐसे स्केल होता है, अरे देखा है सिलेंडर वाला ऐसे मेजर करता है। उसमें मैंने क्या किया, पहले इस वाले बॉल को मेजर किया, इस वाले बॉल को मेजर किया, उसका कुछ वेट आएगा, कुछ वेट आएगा कि नहीं। अब इसी को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, तो जब यहाँ पे तुम रीडिंग लोगे, यहाँ पे इसी स्प्रिंग बैलेंस में अगर तुम रीडिंग लोगे, यहाँ पे इस स्प्रिंग बैलेंस पे तुम रीडिंग लोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये ऐसे हुक है, फिर यहाँ पे ऐसे फंसा दे, तो you'll फाइंड आउट कि यहाँ पे वेट जितना भी है उससे कम वेट वहां पे मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपकी बार बायंट फोर्स वेट को कम कर रहा है, तो देयर विल बी लॉस इन वेट। जैसे बाहर अगर 4 kg मिल रहा है तो हो सकता है अंदर 3.8 kg मिले, तो 0.2 kg कहाँ गया, तो बायंट फोर्स उसको खत्म कर दिया। अब की बार बायंट फोर्स इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू बैलेंस द वेट, बट इन दिस केस इट विल डिक्रीज द वेट। पिछले केस में, जैसे पीछे के दो केस थे, पीछे के दो केस में अगर तुमने ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर डाला, मतलब हवा में तौला फिर लिक्विड के अंदर डाला, तो पीछे के दोनों केस में लिक्विड के अंदर डालते ही वेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि बायंट फोर्स पूरी तरह से वेट को कैंसिल कर देगा। तो जब तैरने लगेगा तो वेट ही कहाँ पे आएगा, लेकिन इस केस में वेट आएगा, तो लॉस इन वेट विल बी mg माइनस एफ बी, ठीक है ना। लॉस इन वेट, सॉरी, लॉस इन वेट विल बी इक्वल टू एफ बी। कितना वजन में कमी आएगा, तो जितना बायंट फोर्स होगा। बस इतनी सी बात याद रखो, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है ये। इसके अंदर बहुत कुछ होता है लेकिन मैं अभी बता नहीं रहा हूं, इतना ही काफी है। इसमें भी एक फॉर्मूला होता है, ऊपर वाले में भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, लेकिन 11 तक वेट करो उसके लिए। 11 तक वेट करो उसके लिए, ठीक है। सुनो, एक क्वेश्चन का आंसर दो। 1 kg कॉटन एंड 1 kg कॉटन एंड 1 kg आयरन, विच इज हैवियर? 1 kg कॉटन है और 1 kg आयरन है, तो विच इज दोनों हैवियर? सेम, दोनों का वेट सेम है।
1 kg कॉटन और 1 kg आयरन, विच दोनों इज का हैवियर? वेट दोनों का वेट सेम है। अश्विन, सर इनसाइड द फ्लूइड और आउटसाइड द फ्लूइड? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। 1 kg कॉटन एंड 1 kg आयरन, विच इज हैवियर? सर सेम। 1 kg cotton is heavier than 1 kg iron. गधा कहीं का, याद रखना ये एनसीईआरटी का इंटेक्स एक्सरसाइज है, 9th क्लास 9th में। हाँ, क्यों ऐसा है? देखो इधर ध्यान से, इधर एक बार बताओ, एयर क्या है? फ्लूइड है कि नहीं है? अरे एयर भी तो फ्लूइड है ना। तो एयर फ्लूइड है, तो बताओ अगर मैं 1 kg कॉटन लेता हूं तो 1 kg कॉटन का वॉल्यूम ज्यादा होगा कि 1 kg आयरन का? कॉटन का। तो ये जो बायंट फोर्स है किसके प्रोपोर्शनल होता है? वॉल्यूम के। जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है उतना ज्यादा बायंट फोर्स लगता है। दोनों ही फ्लूइड के अंदर है, एयर फ्लूइड ही है ना, उसके अंदर है। तो बताओ वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? वॉल्यूम ज्यादा होगा कॉटन का। तो कॉटन के ऊपर बायंट फोर्स विल बी ग्रेटर देन द बायंट फोर्स ऑन द आयरन। अरे लॉजिक समझे? बुद्धि उड़ जाएगी इसमें, ठीक है ना। 1 kg कॉटन ज्यादा भारी होता है, ये बात याद रखना। अगर मेरी बात अगर नहीं समझ में आ रही, मैं जो बोल रहा हूँ अभी, 1 kg कॉटन इज हैवियर। क्या मैं बोल रहा हूं बेटा? 1 kg कॉटन विल ऑक्युपाई मोर वॉल्यूम, हेंस द बायंट फोर्स ऑन 1 kg कॉटन ड्यू टू एयर इज ग्रेटर। ड्यू टू एयर इज ग्रेटर, तो क्या होगा? तो बेटे ये बायंट फोर्स वेट को कम कर रहा है ना, तो ये किसके वेट को ज्यादा कम करेगा? कॉटन के कि आयरन के? कॉटन के वेट को। क्यों? क्योंकि कॉटन का वॉल्यूम ज्यादा है। समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर मुझे कॉटन को 1 kg दिखाना है तो 1 kg कॉटन से ज्यादा कॉटन रखना पड़ेगा, क्योंकि बायंट फोर्स उसको कम कर रहा है। नहीं समझ पाओगे, यही तो कैच है। तुमको आगे समझ में? प्यारे बच्चों, अश्विन आया तुमको समझ में? यस सर। हाँ, इसका रीजन है कि देखो ये वॉल्यूम किसका ज्यादा है? कॉटन का। तो कॉटन पे जो लगने वाला बायंट फोर्स है वो ज्यादा है, ठीक है ना। बायंट फोर्स ज्यादा है। तो अगर मुझे यहाँ 1 kg डिस्प्ले कराना है मशीन में, 1 kg डिस्प्ले कराना है, तो आई हैव टू पुट मोर कॉटन। अरे मुझे एफबी को भी तो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा कि नहीं? तो एफबी को कॉम्पनसेट करने के लिए मुझे ज्यादा कॉटन रखना पड़ेगा। समझ में आया ना? क्योंकि बायंट फोर्स कॉटन के ऊपर ज्यादा है। इट्स अ स्ट्रेंज थिंग बट ट्रू, ठीक है ना। मैंने ये वीडियो बना के पोस्ट किया था यूट्यूब पे, आधे से ज्यादा को 50% जनता का तो दिमाग उड़ गया, फ्यूज उड़ गया, ठीक है। मात्र 20 से 25% जनता समझ पाई इस बात को, जो मैं बोल पा रहा था। बाकी वाहियात लग, लेकिन ये फैक्ट है, ये एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन है और उसका आंसर वही है जो मैंने बताया, आपको याद रखो, ठीक। अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो ठीक। बोले 100 kg आयरन, शायद 100 kg बोला है। 100 kg आयरन और 100 kg कॉटन में कौन ज्यादा भारी है? 100 kg कॉटन। लेकिन अगर बोल दे वैक्यूम हो जाए तब दोनों बराबर है, लेकिन एयर में 100 kg कॉटन इज हेवियर देन 100। बस दैट्स ऑल। अब आप पढ़ते रहिए, चीजों को ध्यान दीजिए, और इसके न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे बच्चों, ठीक है ना। आज हमारी क्लास ड्यू टू टेक्निकल एरर्स, क्योंकि लैपटॉप की वजह से थोड़ा सा लेट हुआ, बट ये चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। सबको क्लियर है ना? ग्रेविटेशन कंप्लीट। और 9th के फिजिक्स का या 9th का सबसे हार्ड चैप्टर ग्रेविटेशन है, सबसे डिफिकल्ट। इसमें अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, वाट लग जाएगी। समझ में आएंगे? नहीं आया? एनसीईआरटी उठा के उसका इंटेक्स्ट एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी पूछा किसमें था? इंटेक्स्ट एक्सरसाइज में। इंटेक्स्ट एक्सरसाइज और उसका एंड एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट क्लास में उसका डाउट लूंगा मैं, अगर आप नहीं करके आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में यही पे बिठा के सॉल्व करो, ठीक है बच्चों? डन। ओके सर। हाँ, हम लोग का केमिस्ट्री में क्या क्या हो गया? केमिस्ट्री में 2 चैप्टर हो गया,
हाँ, केमिस्ट्री में क्या क्या हो गया? Is matter pure around us or